जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आरएम क्लासेस। आई एम सूरज। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 9 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। 9 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस का थीम है फर्स्ट एड इन द डिजिटल वर्ल्ड। फर्स्ट एड इन द डिजिटल वर्ल्ड विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस का थीम है इस बार। अगला खबर है कि झारखंड कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड कैबिनेट ने राज्य की सार्वभौमिक पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की मंजूरी दी। इस खबर पर नजर डालते हैं कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अब मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे और ये उम्र के आधार पर निर्धारित की गई कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति हैं जो मतदाता पहचान पत्र रखते हैं वो इस योजना के पात्र हैं। चलिए बात करते हैं कि झारखंड कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन तो दी है, साथ ही साथ ओबीसी दर्जे को भी मंजूरी दे दी है। इट मींस कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अब ओबीसी की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। झारखंड कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने को मंजूरी दे दी है ताकि ट्रांसजेंडर समुदाय व्यक्ति सरकारी नौकरी के अवसरों में आरक्षण का लाभ उठा सके जो किसी भी मौजूदा जाति आधारित आरक्षण श्रेणी में नहीं आते हैं। उन्हें ओबीसी सूची में स्थान संख्या 46 पर ओबीसी के रूप में क्लासिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पेंशन ही मिल रहा है 1000 रुपए हर महीने और प्लस ओबीसी श्रेणी में भी उनको शामिल कर लिया गया है। बात करें ट्रांसजेंडर समुदाय के पॉपुलेशन की तो वर्ष 2011 में झारखंड में ट्रांसजेंडर आबादी लगभग 11,900 थी जो वर्तमान में 14,000 है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि झारखंड कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन के साथ साथ उनको ओबीसी के दर्जे को भी मंजूरी दे दी है। बढ़ते अगले खबर की तरफ, तेलंगाना सरकार और टैबरिड ने एशिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में एशिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम विकसित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की सेवा प्रदाता के रूप में शीतलन नेशनल सेंट्रल कूलिंग कंपनी पीजेएससी टैबरिड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। टैबरिड है हैदराबाद फार्मा सिटी के लिए 1,25,000 रेफ्रिजरेशन टन आरटी की क्षमता वाले कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में यह प्रश्न अक्सर कर दिया जाता है कि हैदराबाद फार्मा सिटी के लिए हैदराबाद फार्मा सिटी के लिए 1,25,000 रेफ्रिजरेशन टन की क्षमता वाले कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा टैबरिड। यह परियोजना जो ट्रिपल पी मॉडल के रूप में है, मतलब सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में शुरू की गई है। आइए जानते हैं कि जिला शीतलन प्रणाली डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम होता क्या है। यह एक पर्यावरण अनुकूल, ऊर्जा कुशल और लागत प्रभावी शीतलन विधि है। इसमें पानी को ठंडा करने के लिए एक केंद्रीय चिलर संयंत्र शामिल होता है जिसमें फिर औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय भवनों को ठंडा करने के लिए एक बूंद लूप पाइल नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। आइए इसके डेवलपमेंट मॉडल को समझते हैं कि टैबरिड और तेलंगाना सरकार के बीच सहयोग का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए परिदृश्य को नया आकार देना है। डीसीएस में टैबरिड की विशेषज्ञता पर्यावरणीय जिम्मेदारी के लिए एक मिसाल कायम करेगी। इस एमओयू के बारे में बात करते हैं तो तेलंगाना सरकार ने साइबराबाद, हैदराबाद और अन्य मिश्रित उपयोग वाले विकास क्षेत्रों में जिला शीतलन बुनियादी ढांचे का पता लगाने के लिए टैबरिड के साथ एमओयू पर सिग्नेचर किया है। यह पहल संभावित रूप से 200 मेगावाट से अधिक बिजली की मांग को
कम कर सकती है और इसके परिणाम स्वरूप 30 वर्षों में 18 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन में वार्षिक कमी भी हो सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 200 मेगावाट से अधिक बिजली की मांग भी कम हो सकती है, प्लस परिणाम स्वरूप 30 सालों में 18 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वार्षिक कमी भी हो सकती है। इसके आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ को समझ लेते हैं। इस परियोजना में विश्वसनीयता, लागत दक्षता और पैमाने की अर्थव्यवस्था सहित कई लाभ मिलने की भी उम्मीद है। इसके परिणाम स्वरूप 6,800 गीगावाट घंटे की महत्वपूर्ण बिजली बचत होगी और 41,600 मेगा लीटर पानी की भी बचत होगी। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 6.2 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आने का भी अनुमान है और यह फार्मास्यूटिकल उद्योग में शीतलन प्रथाओं को बदल देगी, जिससे हैदराबाद में थोक दवा विनिर्माण सुविधाओं के लिए स्वच्छ और हरित वातावरण में योगदान मिलेगा। तो ये तेलंगाना सरकार और टैबलेट के बीच एशिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम विकसित करने के लिए एमओयू पे हस्ताक्षर हुए, उसका ये विवरण था। अगला खबर है, केरल जो है 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा। इसका पहला बार उद्घाटन होगा। भारत में उद्घाटित जायद चैरिटी मैराथन 2024 के लिए निर्धारित है और उच्च आयोजन समिति द्वारा यह आयोजित किया जाएगा। केरल राज्य के अधिकारियों और संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय समुदाय दोनों के सहयोग से केरल को इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए मेजबान राज्य के रूप में चुना गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य धर्मार्थ कारणों के लिए धन जुटाना है। ये जो मैराथन आयोजित किया जाएगा, इससे जो इनकम जनरेट होगा उसके धार्मिक कार्यों में लगाया जाएगा और केरल स्थित मैराथन से होने वाली आय को राज्य के भीतर स्वास्थ्य देखभाल पहल का समर्थन करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। इस योजना को यूएई सरकार, केरल सरकार और यूएई में भारतीय समुदाय सहित विभिन्न संस्थाओं से प्रायोजन और समर्थन प्राप्त है। बात करें जायद चैरिटी मैराथन की, तो संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान की विरासत का सम्मान करने वाला यह एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम है, जिसे 2001 में अबू धाबी में शुरू किया गया था। तो जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? कौन सा राज्य करेगा? तो केरल करेगा। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप जो है 22 सितंबर से चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि क्रिकेट जो है इंडिया में बहुत फेमस गेम होता है। तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 22 सितंबर से चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। आइए इस पर नजर डालते हैं कि विशेष रूप से सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए समर्पित क्रिकेट स्ट्रीट T20 टूर्नामेंट है जो पहली बार चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। यह एक उल्लेखनीय पहल है जो सीमाओं और पृष्ठभूमियों से परे 15 देशों के सड़क पर रहने वाले बच्चों को एक साथ लाती है। इस असाधारण टूर्नामेंट में यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, हंगरी, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, रवांडा और अन्य देशों के बच्चे भी भाग लेंगे। इस गेम का जो उद्घाटन है सबसे पहले 2019 में हुआ था, जिसमें इंडियन टीम ही विजय रही थी और इस बार भारत स्ट्रीट T20 टूर्नामेंट में एक नहीं बल्कि 8 टीमें उतारेगा। इट मीन भारत की तरफ से 8 टीम उतरेगी। भाग लेने वाली टीमों में चेन्नई से इंडिया टाइगर्स, टीम इंडिया, इंडिया लायंस, इंडिया कैट्स, दिल्ली से इंडिया वोल्व्स, कोलकाता से इंडिया पैंथर्स और मुंबई से इंडिया किंग कोबरा जैसे टीम इस बार इसमें शामिल होंगे। तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। अगला न्यूज है क्षितिज परियोजना। क्षितिज परियोजना, आइए इसके बारे में बात करते हैं कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ की विज्ञान योजना में शामिल हो गया है। ठीक है, ब्रिटेन ने घोषणा की है कि वह यूरोपीय संघ के क्षितिज विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रम और कोपरनिकस पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम में भाग लेगा, लेकिन यूरोटॉम परमाणु अनुसंधान पहल में नहीं। आइए बात करते हैं इसके बारे में। होराइजन यूरोप 95.5 मिलियन यूरो के बजट के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए यूरोपीय संघ का एक वित्त पोषण कार्यक्रम है। जलवायु परिवर्तन और भूमि उपयोग की निगरानी के लिए कोपरनिकस उपग्रहों और अन्य प्रणालियों से डेटा एकत्र करता है। इसके 5 मुख्य मिशन हैं। जलवायु परिवर्तन को अपनाना, जलवायु तटस्थ शहर बनाना, कैंसर से लड़ना और महासागरों और मिट्टी को बहाल करना होता है। तो ये क्षितिज परियोजना है जिसमें ब्रिटेन जो है फिर से शामिल हो गया है। बढ़ते अगले इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। माइल स्वामी अन्नादुरई को मून मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो हाल ही में
इनोवेशन बोर्ड में, एसएस इनोवेशन बोर्ड में शामिल हुआ है। चलिए इस पे नजर डालते हैं। भारत की प्रसिद्ध सर्जिकल रोबोट फर्म एसएस इनोवेशन ने पद्मश्री डॉक्टर माइलस्वामी अन्नादुरई, जिन्हें भारत के मून मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, उनको अपने निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त करके एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। पद्मश्री डॉक्टर माइलस्वामी अन्नादुरई एक उल्लेखनीय कैरियर के साथ एक सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक है और उन्हें इसरो के दो प्रमुख मिशन चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 और मंगलयान की देखरेख का श्रेय दिया जाता है। उनकी सबसे अधिक प्रचारित भूमिकाओं में से एक है मार्स ऑर्बिटर मिशन के कार्यक्रम निदेशक के रूप में उन्होंने देश की सेवा भी किया। तो माइलस्वामी अन्नादुरई को एसएस इनोवेशन बोर्ड में निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। 2019 में इसरो से अपनी रिटायरमेंट के बाद अन्नादुरई ने तमिलनाडु राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के लिए उपाध्यक्ष की भूमिका भी निभाई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने राष्ट्रीय डिजाइन और अनुसंधान मंच के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया और 2016 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर माइलस्वामी अन्नादुरई को मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और उन्हें एसएस इनोवेशन बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आज से G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 2 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है। नई दिल्ली में 18वां G20 शिखर सम्मेलन पूरे वर्ष मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिक समाजों के बीच आयोजित सभी G20 प्रक्रियाओं और बैठकों का समापन होगा। G20 शिखर सम्मेलन के समापन पर G20 की नेताओं की घोषणा को अपनाया जाएगा और उसे के प्रति प्राथमिकता सहित नेताओं की प्रतिबद्धता भी जताई जाएगी। इस बार G20 में कौन कौन से देश अतिथि देश हैं? भारत के नई दिल्ली शहर में होने जा रहे इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में दुनिया के 40 प्रमुख नेता शामिल होंगे। इसमें मुख्य देशों के साथ साथ अन्य देश भी शामिल है जो कि अतिथि देश है, जैसे कि नीदरलैंड, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, ओमान, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस और नाइजीरिया। ये सभी देश जो हैं इस बार अतिथि देश के तौर पर G20 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित हो रहा है। अगला खबर है, वर्ल्ड आर्म चैंपियनशिप में भारतीय आर्म रेसलरों ने 11 पदक जीता। वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय आर्म रेसलरों ने 11 पदक जीते हैं। भारतीय दल ने कजाकिस्तान के अल्माटी में आयोजित 44वीं विश्व आर्म रेसलिंग और 25वीं पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में 11 पदक जीते हैं। चैंपियनशिप में टीम ने 3 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। आभास राणा ने लेफ्ट और राइट हैंड वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में हर्ष खोडियार ने रजत पदक जीता, जबकि श्रीमंत झा ने कांस्य पदक जीता। तो वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय आर्म रेसलरों ने 11 पदक जीते हैं और इस खेल का आयोजन कजाकिस्तान के अल्माटी में हुआ था। आइए बात करते हैं, अगला इंपॉर्टेंट खबर है, एसबीआई कार्ड ने एमएसएमई के लिए सिंपली से मर्चेंट एसबीआई कार्ड लॉन्च किया है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, उसके क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट द्वारा एसबीआई कार्ड ने एमएसएमई के लिए उनकी अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नया एमएसएमई क्रेडिट कार्ड सिंपली से मर्चेंट एसबीआई कार्ड लॉन्च किया है। यह रुपे नेटवर्क पर आधारित है और कार्ड को विभिन्न यूपीएल सक्षम तृतीय पक्ष ऐप्स के माध्यम से भुगतान के लिए यूपीआई से जोड़ा जाना चाहिए। सिंपली से मर्चेंट एसबीआई कार्ड का लॉन्च एमएसएमई को ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण प्रदान करके इसे बड़े वर्गों को संबोधित करने का एक प्रयास है। एसबीआई कार्ड और भुगतान सेवाएं एसबीआई की एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो व्यक्तिगत कार्ड धारकों और कॉर्पोरेट ग्राहकों की जीवन शैली, पुरस्कार, यात्रा और ईंधन और कॉर्पोरेट कार्ड के साथ बैंकिंग भागीदारी कार्ड सहित एक व्यापक क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो को पेशकश करती है। एनबीएफसी ने यह भी कहा है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही तक उसके पास 1.7 करोड़ से अधिक कार्डों का आधार था। तो एसबीआई कार्ड ने एमएसएमई के लिए सिंपली से मर्चेंट एसबीआई कार्ड लॉन्च किया। अगला खबर है जीआई टैग से रिलेटेड। तमिलनाडु राज्य में सलेम जिले को एक प्रोडक्ट है, उसको जीआई टैग मिला। उस प्रोडक्ट का नाम है साबूदाना। इट मींस सलेम सागो को जीआई टैग मिला। सलेम सागो, जिसे स्थानीय रूप से जावा ऋषि के रूप में जाना जाता है, टैपियोका की जड़ों से निकाले गए गीले स्टार्च पाउडर से प्राप्त होता है। भारतीय टैपियोका की जड़ों में लगभग 30 से 35% स्टार्च सामग्री होती है। वर्तमान में भारत में साबूदाना का 80% से अधिक उत्पादन सलेम क्षेत्र में ही किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारत में साबूदाना के 80% से अधिक का उत्पादन सलेम क्षेत्र में किया जाता है, जिसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सागो सब के माध्यम से मार्केटिंग किया जाता है उसका। सागो को भोजन, कागज निर्माण, वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन, फार्मास्यूटिकल्स, खनन
और शराब सहित विभिन्न उद्योगों में अनुप्रयोग मिलते हैं जो इसके आर्थिक महत्व को रेखांकित करते हैं। तो सलेम सागो को जो जीआई टैग मिला है उसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला खबर भी जीआई टैग से रिलेटेड है कि ओडिशा के रायगढ़ सॉल और कोरापुट के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला। पोषण मूल्य से भरपूर सुगंधित चावल की एक किस्म कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग का दर्जा मिला है। चावल की खेती का केंद्र ओडिशा के कोरापुट जिले के किसानों ने पीढ़ियों से काला जीरा चावल को पालतू बनाया है और यह नाबार्ड और उड़ीसा सरकार के कृषि और सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से किसानों के संगठन को कोरापुट काला जीरा चावल के लिए टैग प्राप्त हुआ। इस चावल को प्रिंस ऑफ राइस के रूप में भी जाना जाता है और यह कोरापुट काला जीरा चावल जो है कोरापुट जिले से ही प्रोड्यूस होता है। पौष्टिकता और खाना पकाने की गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए चावल जो है धनिये के बीज जैसा दिखता है और यह चावल उपभोक्ताओं के बीच अपने काले रंग और अच्छे सुगंध स्वाद के लिए लोकप्रिय है। कोरापुट जिले के वर्तमान आदिवासी समुदायों के पूर्वजों ने फसल संरक्षण में योगदान के लिए हजारों वर्षों से इस क्षेत्र में चावल की खेती की है। तो कोरापुट के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है जिसका संबंध उड़ीसा से। एक अगला पॉइंट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और सिंगापुर ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौता किया है। आइए नजर डालते हैं इस खबर पे। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने सिंगापुर की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान अपने सिंगापुर समकक्ष सुंदरेश मेनन से मुलाकात की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और सिंगापुर के सर्वोच्च न्यायालय के बीच न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बदलती दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका और पर एक व्याख्यान दिया और कहा कि मुकदमे की अधिकता के कारण यह दुनिया का सबसे व्यस्त अदालत है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय और सिंगापुर ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौता किया है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिनसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। आप इन्हें पढ़ें, रिवाइज करें, अपनी रणनीति में शामिल करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।